हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत के दौरान मैं क्यों नहीं गई या फिर क्यों नहीं हूं, उनको मैं बताना चाहती हूं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये हमारे लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा कहती हैं कि मैंने अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बातें करते देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं खुद वहां जाऊंगी। शेख अब्दुल्ला की तारीफ करने के बारे में उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का इम्तिहान है कि आया शेख अब्दुल्ला ने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद करने का फैसला सही किया था। ये जो कहते हैं कि मतलब आप वहां पर क्यों नहीं हैं, कई मेरे जो हैं हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वहाँ जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूँ कि मैं 370 के ख़िलाफ़ जो है वहाँ बहस को बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आइन की कसम खाई है, मुल्क के आइन के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूं कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहां जाने की कोशिश करूंगी। मैं तो कहती हूं कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था दो कौमी नज़रिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान है। सीनियर लीडर बीजेपी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इख्तिदार के मजे लूटना चाहते हैं। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से तारीफ की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, कि उन्होंने जिस तरह से वो उस वक्त फैसला किया 1947 में कि इंडिया के साथ ही रहना है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि आज अब ये देखना पड़ेगा जो 370 का मामला अभी चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त सही फैसला किया था हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। देखिए, उनको अगर फैसले में कोई गलती लगती है, अभी पाकिस्तान जाने से उनको कोई किसी ने रोका नहीं है। जहां तक शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, ये क्या सवाल है, ये उस वक्त के हालात इस तरह से थे। वो यहां पर सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वहां पर जिन्ना के नीचे रहना पड़ता था। कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण से उन्होंने इस प्रकार के फैसले लिए, लेकिन ये भी सच है कि अब अभी हम आगे और जा सकते थे। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा होता, अगर उन्होंने ना रोका होता। वो तो बाद में किस प्रकार से वहां पर फौजें पहुंची, किस प्रकार से किया, ये लंबी कहानी है। बाकी महबूबा मुफ्ती का ड्रामा तो आज से नहीं, हमेशा से है। वो लोगों को गुमराह करती हैं, लोगों को गलत दिशा देती हैं। कुल मिलाकर के जो 370 है वो संसद में पास हुई है। संसद सबसे बड़ा सदन है, उसमें चर्चा के बाद बहुमत के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाने वाला होगा ऐसा लगता नहीं। महबूबा मुफ्ती ने साथ में ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हो रही है दफा 370 के मामले पर, और वहां क्यों नहीं गई, वो कहती हैं कि वो 370 के खिलाफ बहस में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हैं, इसलिए वहां नहीं गई हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिम्मत जुटाएं और उसके बाद जाएंगी कोर्ट वो सुनवाई सुनने के लिए। देखिए कि कोर्ट के फैसले किसी आधार पर होते हैं, आपकी हिम्मत से या दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। जो फैसला होगा जनता के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होना चाहिए। 370 ने यहां पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, ये सब चीजें लाई। आज 370 हटने के बाद ना तो पत्थरबाजी है, ना हुर्रियत के कैलेंडर जारी होते हैं,
इस चीज को उनको समझना चाहिए। उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होती है, ये सिर्फ ड्रामे करती हैं कि मैं ऐसे नहीं जा पाई और ऐसे नहीं जा पाई। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर कहा कि उन्होंने अपना केस बहुत मजबूती से अदालत में रखा है और बेहतरीन की उम्मीद है, लेकिन नतीजा जवाबी दलील और फिर केस के फैसले पर मुनहसर होगा। मरकजी हुकूमत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गलत अंदाज में उन्होंने कहा कि पेश करने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस के तबसरों से पता चलता है कि शेख साहब क्या थे। लेकिन ये मामला शेख अब्दुल्ला या इल्हाक का नहीं है, बल्कि 370 के फैसले की आईनी हैसियत का है। शेर कश्मीर की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो हम सबके सामने है। बदकिस्मती से पिछले 30-35 सालों में मुकम्मल एक कोशिश की गई कि शेर कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तोड़ मरोड़ के खासकर कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शेर कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। तो आ जाए म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, आ जाएंगे, हम लड़ेंगे, आ जाए। यहाँ हमने ये भी सुना है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करने के मूड में है नहीं, क्योंकि डरे हुए हैं। श्रीनगर में कम, जम्मू में ज़्यादा। जिस तरह कांग्रेस ने थोड़ा सा जोर पकड़ा हुआ है जम्मू में, और जिस तरह कल आपने देखा ही होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या हालत की वहाँ पे कांग्रेस ने, मुझे लगता है उससे शायद बीजेपी वाले और ज़्यादा बौखला गए होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत स्ट्रांग हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया ना। क्या पता गवर्नमेंट का जवाब कितना स्ट्रांग होगा। केस आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बहस कर सकते हैं कि किसके आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये फैसला कि कपिल सिब्बल साहब और गोपाल सुब्रमण्यम साहब हमारे इन दो पिटिशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है बेहतरीन फैसला रहा है। और इससे अच्छा हम शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस रख नहीं सकते थे। अब बाकी उन जज हजरात तक है और ऊपर वाले तक है, लेकिन हम उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू और पठानकोट शाहरा की हालत खराब है। जिला कठुआ में बारिश और सैलाब की सूरत हाल की वजह से एक और पहाड़ी इलाका तबाह हो गया है। जम्मू और पठानकोट को मिलाने वाला तरना नाला सैलाब की वजह से तबाह होकर 20 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुतबादिल रास्ता आज तक लोगों के लिए नहीं तैयार किया गया है। लोग अपनी जान खतरे में डालकर नाला अबूर करते हैं। सड़क की खराबी से लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क नाले में तब्दील हो गई है और बैरूनी रियासतों से जो आने वाले मुसाफिर हैं उन्होंने भी अपने सफर को इंतहाई तकलीफदेह बताया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द पुल की तामीर की इजाजत दी जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। तो किस तरह से तस्वीरें हकीकत बयान कर रही हैं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बाइक पर बैठने वाला शख्स पीछे वाले की धक्के की मदद से ही आगे बढ़ पा रहा है, तो वहीं कार को एक ट्रॉली किस तरीके से खींचते हुए जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हकीकत इस वक्त क्या कुछ है मजीद जानने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। चरणजीत जुड़ रहे हैं कठुआ से और साथ ही साथ हमें श्याम सुंदर शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं सांबा से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कठुआ का। कठुआ की सूरत हाल जो हम देख पा रहे हैं चरणजीत, वो काफी नागुफ्ता बह है। इसे उर्दू में कहा जाता है कि आप उसे बयान नहीं कर सकते। लोगों को इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिर प्रशासन ने अभी तक जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा लगभग 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं तरना पुल के नीचे। तरना नाला जो है दयालचक और चढ़वाल के बीच पड़ता है और
दूसरे तरीके से अगर करूँ तो ये जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन कहा जाएगा, क्योंकि यही वो पुल है जहाँ से जम्मू पठानकोट की बात करें तो कठुआ की बात करें तो बाहरी राज्यों से जो भी वाहन आते हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं, जम्मू की ओर रुख करते हैं, आगे की ओर रुख करते हैं। तो वहीं बता दूं कि लगभग पिछले 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जो पुल जो है ये टूट चुका है। एक किनारा जो है इसका बह गया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें अभी तक यहाँ पेश आ रही हैं। और मैं बता दूं कि इस समय मैं दिखाना चाहूँगा उनसे पहले की तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये इस समय हम दरिया के बीचों बीच मौजूद हैं। जो किनारा उस तरफ आप देख रहे हैं वो कठुआ का इलाका है, चढ़वाल का इलाका है। वाहन आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी कम हो तो निकला जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जो जोखिम में डालकर इस दरिया को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक गाड़ी जो है बीचों बीच वो फंसी हुई अल्टो गाड़ी है और उसको ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है और दिक्कतें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर फंसी हुई थी, मरीज जो है वो लेट हो रहा था, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना था, परिजनों में काफ़ी नाराजगी थी। वही कहीं ना कहीं जो है इंतजामिया का ढीला रवैया जो साफ तौर पर सामने आ रहा है। बड़ी बात बताना चाहूँगा एक कि अमरनाथ यात्रा है वो भी चल रही है, गर्मियों का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर की और यहाँ वादियाँ देखने आते हैं, लेकिन दिक्कतें उनको कहीं ना कहीं काफ़ी झेलनी पड़ रही हैं। जी मैं चाहती हूँ कि चरणजीत आप ये बताएं कि ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं मौजूदा वक्त में, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और परेशानी की जो उनकी रुदाद है वो पूरी तस्वीरों में दिखाई दे रही। किस तरीके से गाड़ियों को धक्के मार करके आगे ले जाया जा रहा है। जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उनका जाहिर सी बात है यही सोचना होता होगा कि अगर वो अपनी गाड़ी इस दरिया में उतारेंगे तो वो आगे पार कर पाएंगे या नहीं। पहले किस तरह से ये रोड हुआ करती थी, इस हवाले से कुछ जानकारियां दीजिएगा, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं उससे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई रोड रहा होगा और इस रोड पर सुचारू रूप से यातायात पहले चल रहा होगा। अभी तो बिल्कुल दरिया ही दरिया दिखाई दे रही है। प्रशासन से लोगों की बातचीत भी हुई होगी। प्रशासन का इस पर ढुलमुल रवैया आपने कहा कि इख्तियार किया है प्रशासन ने, तो प्रशासन क्या इस पर जल्दबाजी करने के मूड में अभी नहीं है? क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है प्रशासन? और पहले की तस्वीर के हवाले से भी बताइएगा चरणजीत। मैं लौट रही हूँ, श्याम सुंदर शर्मा आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। चरण आपको आवाज मिल पा रही? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये रास्ता नहीं है। पुल की मैं बात करूं तो पुल जो आप में जी मैं दिखाना चाहूंगा। दूर तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुल जो है वो काफी दूर है। यहाँ पर जो रास्ता है कि लोगों ने अपना एक वैकल्पिक मार्ग जो लोगों ने ढूंढ लिया है। वहीं मैं बता दूं कि जिस दिन ये पुल जो है एक बैठ गया था एक किनारा, अगले दिन ही जो जिला इंतजामिया उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए हिदायतें जारी की थी कि बॉर्डर जो क्षेत्र है हमारा इलाका है, जो जहाँ पर चढ़वाल से डाइवर्शन जो पठानकोट की ओर से कठुआ से गाड़ियाँ आती हैं उनको बॉर्डर रोड से जो है चढ़वाल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और आगे उनको जो है लोंडी मोड़ से बाहर निकलना होगा, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाएंगे। और बड़ी गाड़ियों की बात करें तो उनके लिए उन्होंने जो जिला प्रशासन ने हिदायतें जारी की थी कि जो दार रोड है बसोली लखनपुर से जो है डाइवर्शन कर दिया जाएगा। हालांकि जो है रूल को कोई भी फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि बड़े ट्रक जो बड़े वाहन है वो भी जो है दरिया से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्ग पुल जो मैंने जिस तरह तस्वीरों में बताया कि पुल यहाँ से लगभग 400 मीटर ऊपर दूरी पर है, उसके साथ ही एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो भी तैयार किया जा रहा था और 4 से 5 बार जो है वो वैकल्पिक मार्ग जो है बह चुका है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है उसके बाद ये सिमटेड जो स्लैब एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कठुआ से निकलने वाले मुसाफिर जो है सांबा का रुख करते हैं, ऐसे में वहां पर ही ज्यादा तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं, तो यहाँ पहुंचने वाले मुसाफिरों का क्या कुछ कहना है? और अगर सांबा की बात करें तो वैकल्पिक मार्ग के हवाले से कुछ बातें मुसाफिरों की तरफ से भी हो रही हैं नहीं श्याम? बिल्कुल सना, आपको बता दें जैसे पिछले दिनों से अगर हम बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, जहां बाहर से आने वाले लोग हैं जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्री हैं, वैष्णो देवी यात्री हैं, तो पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कठुआ के तरनार नाले से जैसे खबर निकल कर सामने आती है कि पुल वहाँ से बैठ चुका है और उसके बाद जो सारी ट्रैफिक है, यातायात जो है वो वहाँ पर बंद किया जाता है और फिर ओल्ड सांबा कठुआ रोड का जो है वो रुख किया जाता है और प्रशासन की तरफ
से सभी जो राहगीर हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है, जितने भी सड़क पर जो सफ़र कर रहे हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है। और मैं इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त सांबा में मौजूद हूँ, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे। और इस वक्त की आप तस्वीरें यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो कार्य है जो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो एक्सप्रेस वे का वो चल रहा है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ये विजयपुर बाज़ार का मुख्य बाज़ार है। और इसी सड़क से यहाँ पे जो कठुआ से जो लोग आ रहे हैं और इसी सड़क जो एक मार्ग जो तय किया गया प्रशासन की तरफ से इसी रोड से यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे आके फिर वो हाईवे पर रुक करते हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले जब से ही जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर जो कार्य जो है चल रहा है। और कठुआ के बाद अगर हम बात करें जैसे वहाँ पे पुल बैठ गया और लगातार जो जाम है वो देखे जा रहे, जो मार्ग आइडेंटिफाई किया गया है प्रशासन की तरफ से, ओल्ड सांबा कठुआ रोड जो है उस पर जाम घंटों भर जाम लग रहा है। और इस हाईवे की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस वे का काम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है और सिंगल वे कर दिया गया है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। रोड की हालत भी जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। और जैसे ही बारिश होती है तो वो जिस तरह से जो जहाँ जो हाईवे की तरफ से जो काम किया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से, जो साइडों से सेंटर में अगर हम बात करें तो पिलर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पिलर का निर्माण जहाँ से किया जा रहा है। और साइडों की अगर बात करें तो छोटा सा रोड जो है वो बचता है और सिंगल गाड़ी जो है आने जाने दी जाती है। और उस पर भी अगर हम बात करें तो जो ब्लैक टॉपिंग है वो नहीं की जाती। और बारिश के दिनों में वहाँ पे काफ़ी बात। तो जम्मू पठानकोट पर जो शाहरा इस वक्त उसकी हालत ख़राब है, नेशनल हाईवे की, उसका वैकल्पिक मार्ग भी नहीं अभी बनाया गया है, लेकिन लोगों की तरफ से वैकल्पिक मार्ग भी चुन लिया गया है और वो जान जोखिम में डालकर उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे कि तस्वीरें चरण दिखा रहे थे। और वहीं इस वैकल्पिक मार्ग को चुनने के बाद जो लोग सांबा का रुख कर रहे हैं, सांबा में इस हवाले से ट्रैफिक भी देखी जा रही है और इस वजह से वहां पर भी जो कार्य चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। बहुत शुक्रिया श्याम आपका भी, और साथ ही साथ चरण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए और इस वक्त की तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और इस वक्त खबर वोटर लिस्ट को लेकर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल म्युनिसिपल वोटर लिस्ट की इंतखाबी फहरिस्तों की समरी रिवीजन का अमल बड़े पैमाने पर जारी है। ताहम जम्मू में बहुत से काउंसलर्स और आम लोगों को वोटों के इख्तलात की शिकायत के साथ कुछ मसाइल का सामना है। वार्ड नंबर 24 की आज़ाद काउंसलर अनु बाली का कहना है कि उनके म्युनिसिपल वार्ड की वोटर लिस्ट में खुद उनका नाम गायब है और अजीब बात यह है कि वार्ड नंबर 25 की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिनका कई साल पहले इंतकाल हो गया है। अनु बाली ने वोटर लिस्ट की तैयारी में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। 500 से 600 लोगों के नाम पर इधर उधर चीज़ें की गई, जिससे वोटरों में बड़ी उलझन और परेशानी पैदा हो गई है। इन्होंने सीईओ से इन मसाइल पर गौर करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपल पोल्स का जो अमल है वो तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर म्यूनिसिपल पोल्स की तारीख अनाउंस की जाएगी या इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस सिलसिले में जो समरी रिवीजन है वोटर लिस्ट का, उस स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोसेस वो भी चल रहा है जगह जगह पे, लेकिन इसी बीच कुछ शिकायतें भी आ रही हैं। शिकायतें ये कि एक वार्ड के वोटर को दूसरे वार्ड के वोटर लिस्ट में दिखाया जा रहा है। कई जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी डिलीशन नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिपेंडेंट काउंसलर है, कॉरपोरेटर है वार्ड 24 की अन्नू बाली। इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या शिकायतें इनको आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये हमें बताएंगी। मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। अब मोटे तौर पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वोटर लिस्ट में, जो समरी रिवीजन का प्रोसेस जो चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक्चुअली अभी जो समरी रिवीजन चल रही है उसमें डिमार्केशन बिल्कुल प्रॉपर ढंग से नहीं की गई है। एक्चुअली इनको सबसे पहले डिमार्केशन करनी चाहिए थी कि कौन सी वार्ड कहाँ से कहाँ तक है। इसमें मतलब काम पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। कारण ये था कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके नाम अभी तक नहीं काटे गए। इवन कि जिनके 10-10 साल हो गई है, जिनकी डेथ को 12-12 साल हो गए, उनके नाम नहीं काटे गए। और ऊपर से जो मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम, मेरी फैमिली पूरी इसी वार्ड में है, बट मेरा नाम काट के 25 नंबर वार्ड में कर दिया गया, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम। मतलब इस तरह की जो लापरवाही है बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग देखें तो हम लोग खुद अभी रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी वार्ड के लोगों के साथ क्या होगा। एक्चुअली इन लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी
वोटिंग वाले दिन ही आएगी ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे ये देखिए, ये मेरे बेटे का नाम है, ये मेरी डॉटर इन लॉ का है नाम, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अच्छा ये मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम, ये मेरे बेटे का नाम, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम, ये मेरे फादर इन लॉ का नाम, ये मेरी मदर इन लॉ का नाम, बट इसमें मिसिंग कौन है? मेरा हस्बैंड। मतलब इस तरह इसमें जो दिखाए गए हैं आपके जो फादर इन लॉ क्या है, इनको एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, और उनके जैसे ही इनकी डेथ जिस दिन हुई थी उसी नेक्स्ट डे हमने डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लिया। तो ये इस तरह का एक प्रोसीजर होना चाहिए, जिस दिन कोई हम डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं तो वहाँ नाम क्यों प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कटता। और इसी तरह ये मेरी वार्ड के कई लोगों के नाम में जिनकी डेथ को 8 और 9 साल हो गए, उनके नाम भी नहीं कटे हुए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू के बाज़ारों में तिरंगे रखे गए हैं। लोग 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर बाज़ारों से अपने घरों और कारोबारी इदारों को जोश और जज्बे के साथ तिरंगे ले जाते हुए नजर आते हैं। मुल्क की दूसरी रियासतों से ये लोग हर साल जम्मू के मुल्का इलाकों में इस तरह के स्टॉल लगाते आते हैं। 15 अगस्त पे यही एक प्रतीक हमारा आता है कि आज हम अपने जो देश का झंडा है उसको लहराएं और एक पूरे विश्व के अंदर ये संदेश दें कि 15 अगस्त को हमने क्या प्राप्त किया था। इस दिन हमारा देश पूरा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बानी की हैं, और उसी को मद्दे देते हुए कि आज उनकी याद में हम अपना झंडा को और ऊंचा लहराएं। और इसीलिए कहते हैं कि हर घर में आज तिरंगा होना चाहिए। बात हिंदुस्तान की है, झंडा रहे ऊंचा हमारा, यही है कामना हमारी, हमारा देश समृद्ध रहे, आगे बढ़े। हिंदुस्तान जिस तरीके से जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे लेकर आज तक जो है हर इंसान के अंदर एक ही जज्बा है कि हमारा जो है ये झंडा जो है ये ऊंचा रहे और बुलंद रहे। तो हम भी जो है इसी खुशी के लिए जो है झंडा ख़रीद रहे हैं कि आने वाले जो है 15 अगस्त में जो है उसी तरीके से जो है जज्बे से जो है 15 अगस्त मनाया जाए, आज़ादी का दिन मनाया जाए। आने वाली 15 अगस्त को हमारे भारत देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। इसके उपलक्ष्य में हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए ये रबड़ बैंड्स और तिरंगा लेके जा रहे हैं, तो बड़ी हंसी खुशी से 15 अगस्त मनाएंगे हम। 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पे जम्मू में आपको कई ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पे आपको लहराते हुए तिरंगे नज़र आएंगे, और ये लहराते हुए तिरंगे यहाँ जम्मू की इस रौनक को बढ़ा देते हैं। और कई ऐसे स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी हम नरवाल के इलाके में हैं जहाँ पे ये तिरंगों के स्टॉल लगाए गए हैं, और जो देशभक्त हैं और देश से प्रेम करने वाले यहाँ पे आते हैं और उसके बाद इन झंडों की ख़रीदारी करते हैं, और 15 अगस्त के पर्व को मनाने के लिए अपने घरों में लहराने के लिए, अपने बिजनेस यूनिट्स में लहराने के लिए ये तिरंगे यहाँ से ख़रीदते हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। आदाब।